हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे आज की ऑनलाइन सेशन में। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोग बल के बारे में पढ़े थे, बल के प्रभावों के बारे में पढ़े थे और बल कैसे संतुलित और असंतुलित होते हैं उनके बारे में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल बच्चों दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स जिसको हम संपर्क बल कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट जिसको हम असंपर्क बल कहते हैं। तो जो संपर्क बल होता है उसमें हमने बताया था पिछली क्लास में आपको बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का, दो सतहों का होना अत्यंत आवश्यक है। एक वह वस्तु जिस पर बल लगाया जा रहा है, दूसरा बल लगाने वाला कारक। तो ये दोनों के बीच जब अन्योन्य क्रिया होती है तभी बल कार्य करता है। तो ये अन्योन्य क्रिया होने के लिए बच्चों कई ऐसे बल होते हैं बिना कॉन्टेक्ट, बिना सतह के संपर्क में आए भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऐसे बलों को हम असंपर्क बल या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। तो जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है जिसमें हमको सतह को संपर्क में लाना या उनको टच करना बहुत आवश्यक होता है, वे होते हैं मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड है मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जिसको हम पेशी बल, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको घर्षण बल, मैकेनिकल फोर्स जिसको यांत्रिक बल बोलते हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनमें अन्योन्य क्रिया के लिए संपर्क का होना, टच होना बहुत आवश्यक है, स्पर्श होना वस्तु और कारक का बहुत आवश्यक है। दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसके भी तीन प्रकार हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इसको चुंबकीय बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर विद्युत बल होता है। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत बच्चों कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स जब अन्योन्य क्रिया करने वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक संपर्क में रहती हैं, तब उन ऑब्जेक्ट्स द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल संपर्क बल कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। जो दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जब अन्योन्य क्रिया करने वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक संपर्क में नहीं रहती हैं, तब ऐसे ऑब्जेक्ट्स द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल असंपर्क बल कहलाता है। यह भी बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, इसको मैंने अभी आपको बताया है। अब इनके बच्चों एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो देखिए बच्चों, इसमें दोनों में संपर्क कितना जरूरी अन्योन्य क्रिया के लिए। ये पहला वाला आप देखिए, कार्ड को ये है ना सामान को खींच रहा है, तो जब तक इस डोरी को ये टच नहीं करेगा तो क्या इसको खींच पाएगा? नहीं। ऐसी वॉल में लगी हुई एक स्प्रिंग है, तो जब तक अपने हाथ से बल नहीं लगाएगा स्प्रिंग को छूकर, तब तक वह दीवार में लगी स्प्रिंग को नहीं खींच सकता। तो ये दोनों जो बल हैं बच्चों, ये कहलाएंगे कॉन्टेक्ट फोर्स या संपर्क बल। अगला चित्र देखते हैं बच्चों, देखिए पेड़ से गिर रहा फल, और हम अच्छे से जान रहे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी एक बल लगाती है हर वस्तु पर, इसीलिए ऊंचाई से गिरता, नीचे से भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालेंगे तो वापस वो जमीन पर ही आता है। इसी तरीके से देखिए बच्चों, चुंबक है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये दोनों जो क्रियाएं हो रही हैं बच्चों, इसमें कारक और वस्तु दोनों का संपर्क होना आवश्यक नहीं है, ये अपना फोर्स लगा के अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब हम कॉन्टेक्ट फोर्स में सबसे पहले मस्कुलर फोर्स या पेशी बल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? पेशी बल, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। अर्थात ये जो पेशी बल होता है बच्चों, वह बल होता है जो शरीर की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, उसे पेशी बल कहते हैं। पेशी बल के लिए वस्तु का शरीर से संपर्क होना आवश्यक है, इसलिए हम इसे संपर्क बल भी कहते हैं। सभी जानवर और इंसान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु को धकेलने, खींचने या उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। पेशी बल है किसी भी वस्तु की स्थिति, दिशा और अवस्था को परिवर्तित कर सकती है। मतलब जितने भी हमने बल के प्रभाव पढ़े थे ना बच्चों, स्थिति बदलना मतलब विराम से गति, गति से विराम, उसकी दिशा बदलना, उसकी अवस्था परिवर्तित करना, ये सब पेशी बल की सहायता से कर सकते हैं। जैसे हम बैल या किसी भी जानवर द्वारा गाड़ी खिंचाते हैं, घोड़ा है जो हाँकता है ना, टांगा बनता है से बैल खेत को जोतते हैं और उनकी बैलगाड़ी बनती है, ऊँट सामान ढोते हैं। तो ये जो भी कार्य जानवर लोग करते हैं वो भी पेशी बल के द्वारा करते हैं। किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, लोहार लोग पीट पीट के है ना लोहे की वस्तुओं को गलाने के बाद किसी भी मनचाहे आकार में देते हैं, वह भी पेशी बल से हो संभव है।
पानी से भरी बाल्टी को उठाना या अन्य किसी भी वजन को उठाना वो भी हमारे हाथों की मांसपेशियों की सहायता से ही संभव है। रबड़ की गेंद को हाथ से दबाना, बैलून को हाथ से दबाना, आटा गूंदना, लोई बनाना, रोटी बेलना, पापड़ बेलना, ये सब चीजें क्या है बच्चों, मस्कुलर फोर्स के अकॉर्डिंग उनके प्रेशर से ही होती हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि इस तरीके के जो खेल होते हैं बच्चों, यह सब भी हमारे मस्कुलर फोर्स के द्वारा होते हैं। चलिए हम इनको चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, बहुत सारे यहाँ आपको लेबर दिख रहे होंगे, ये ईंटा ढो रहे हैं। तो ये सिर पे ईंटा ढो रहे हैं, हाथों से ईंटा को उठा उठा के सिर में रख रहे हैं। तो ये सब किससे संभव है? हाथों की मांसपेशियों से। तो ये मस्कुलर फोर्स या पेशी बल कहलाएगा। दूसरा देखिए, कार में ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, तो ये भी अपने हाथों के मसल्स का, मस्कुलर फोर्स का उपयोग कर रहा है। ये देखिए रोटी बेलना, तो ये सारे क्रियाकलाप जो होते हैं बच्चों मस्कुलर फोर्स के द्वारा होते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स जो बल एक्सर्ट करते हैं अपने मसल्स के द्वारा बोझा ढोने में, है ना, कोई भी काम को करने में, तो अभी मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आता है। जैसे एलिफेंट, है ना, बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं लकड़ी के, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान लगा रखने के लिए कई लोग हाथियों का उपयोग करते हैं। ये भी हाथी अपने मस्कुलर फोर्स से कर पा रहा है। खेत जोतना, बैलगाड़ी हाँकना, ये सब काम भी एनिमल्स हैं जो अपने मसल्स के प्रेशर से करते हैं, इसलिए पेशी बल कहलाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए क्रिकेटर है ना, फुटबॉलर है, ये गोल रोक रहा है, अपने हाथों के मसल्स का उपयोग कर रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। ये फुटबॉल का गोल करने का प्रयास कर रहा है ना, मूविंग कर रहा है और तेजी से बढ़ा रहा है ऑब्जेक्ट को, ये सब भी मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं जो बच्चों, ये सारे क्रियाकलाप जो हमारे हाथ या पैरों की मांसपेशियों की सहायता से होते हैं, ये सब पेशी बल कहलाते हैं। चलिए अब हम अगले बल की ओर चलते हैं, घर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। A force that opposes the motion of an object। ये उस प्रकार का बल होता है बच्चों जो किसी भी वस्तु की गति का विरोध करता है। वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। ये विरोध करता है इसलिए बच्चों इसको गति विरोधी बल कहते हैं। यह बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब अगर बल उत्तर दिशा की ओर लग रहा है ना, तो कार्य दक्षिण दिशा की ओर होगा, और अगर पूर्व दिशा की तरह कार्य हो रहा है तो यह बल पश्चिम दिशा में लगेगा। यह हमेशा अपोजिट दिशा में कार्य करता है। यह बल है जो बच्चों संपर्क में आने पर, दो सतहों के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। यहाँ पे दोस्तों टाइप हो गया है, सतह होगा। यह बल दो सतहों के कांटेक्ट में आने पर, अन्योन्य क्रिया होने पर उत्पन्न होता है। खुरदुरी सतह पर इस बल का मान अधिक और चिकनी सतह पर इस बल का मान कम होता है। अब खुरदुरी सतह जैसे हमारा फर्श होता है, दरदरा होता है, तो घर्षण बल ज्यादा काम करता है, और जो चिकनी सतह होती है उस बल पर, उस सतह पर इस बल का मान कम हो जाता है। इसलिए तो बच्चों हम एकदम चिकनी, स्लीपरी, ग्लोसरी जितनी भी मतलब होती है ना, एकदम हाई प्रोफाइल के जो टाइल्स होते हैं एकदम चिकने होते हैं, या तेल गिर जाता है, या पानी की, जैसे हम पानी में नहीं चल पाते है ना, तो क्या होता है इसी बल का मान एकदम कम हो जाता है घर्षण बल का, इसलिए हम नहीं चल पाते। जमीन में चलना ये घर्षण बल के कारण ही संभव है। दौड़ना रेत पर, क्या आप तेल लगी जगह पर दौड़ पाओगे? हम चल ही नहीं पाते, तो दौड़ कैसे पाएंगे? तो ये घर्षण बल हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। अगला पॉइंट है, घर्षण बल का मान ठोसों में सबसे ज्यादा, द्रव में सबसे कम और गैस में और भी कम, सबसे कम होता है। इनका क्रम देखिए, ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में सबसे कम और गैस में उससे भी कम होता है। अब इनके प्रभाव क्या होते हैं घर्षण बल का, दैनिक जीवन में इनके क्या अनुप्रयोग हैं? पहला है, घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने पर सक्षम हैं। माचिस की तीलियों को जला पाना, यह भी घर्षण बल का पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव है। पेन या पेंसिल की सहायता से किसी सतह पर लिख पाना। बच्चों सतह कैसी होनी चाहिए? अपेक्षाकृत कम चिकनी, है ना। अब देखिए कई बार हम तेल लग जाता है, खाते पीते हम पढ़ते रहते हैं, हमारे हाथों का तेल उसमें चला जाता है, तो उस पेपर पर हम लिख नहीं पाते। हमारा ब्लैक बोर्ड स्कूल का लिख लिख के घिस जाता है, एकदम चिकना हो जाता है, तो चाक के अक्षर वहां पर नहीं उभर पाते। तो हम ब्लैक बोर्ड पर भी जो हम लिख पाते हैं ना बच्चों चाक की सहायता से, वह भी इसी घर्षण बल के कारण, या किसी कागज पर हम लिख पाते हैं तो वह इसी घर्षण बल के कारण हम लिख पाते हैं। रस्सी में गांठ बना पाना, रस्सी बना पाना, धागे में गांठ बांध पाना, यह सब घर्षण बल के सकारात्मक प्रभाव हैं। दीवार में कील ठोक पाना, गतिशील वस्तु को रोक पाना, विराम में ला पाना, या विराम को
गतिशील वस्तु को विराम में लाना भी घर्षण बल के कारण होता है। नहीं तो क्या होता, अगर हमने सतह पर कोई गेंद लुढ़का दी और घर्षण बल नहीं रहेगा तो लुढ़कती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं ना। हमको अपने बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं हम गेंद को लुढ़का देते हैं, कुछ समय बाद वो अपने आप रुक जाती है, क्योंकि उसका सतह के साथ घर्षण हो रहा है, और घर्षण जैसा जैसा बढ़ते जाता है उसकी गति कम होते जाती है और एक बिंदु ऐसा आता है वस्तु रुक जाती है। तो इस घर्षण बल के कारण ही गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील नहीं रह पाती और रुक जाती। इमारतों का निर्माण होना, विभिन्न वाहनों की स्थिति में परिवर्तन कर पाना, अर्थात गतिशील को विराम में अथवा विराम को गतिशील करना या उनकी दिशा परिवर्तित करना ना, जैसे ब्रेक लगा देते हैं। ये सब संभव कैसे होता है बच्चों? घर्षण के कारण। ये सब सकारात्मक प्रभाव हैं। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं बच्चों। घर्षण के कारण हमको कई जगह नुकसान भी होता है, जैसे मशीनों के पुर्जे या वाहन के पहिए घिस जाते हैं, है ना, हमारी चप्पल घिस जाती है, हम चल नहीं पाते, स्लिप होने लगती है तो हमको बदलना पड़ता है। जूते के तलवे घिस जाते हैं, है ना, यहाँ मिस प्रिंट है, तारों लिखा है, जूतों के तलवे घिस जाते हैं तो हमको नया जूता लाना पड़ता है। मशीनों में जब घर्षण होता है ना बच्चों तो उष्मा भी उत्पन्न होती है, और जब हमने बताया हथेलियों को रगड़ना, घर्षण बल के कारण हथेली रगड़ते हैं तो गर्म हो जाती, तो ऊर्जा इससे नष्ट होती है। और यह सभी उदाहरण बच्चों घर्षण बल से होने वाली हानि से संबंधित हैं। इनका हम कुछ उदाहरण देखते हैं। चिकनी सतह, खुरदुरी सतह पर इसका क्या प्रभाव है बच्चों? ये देखिए, चिकनी सतह या अनत तल एकदम चिकना, यहाँ से गेंद आई और एकदम चिकनी सतह पर एक गेंद, तो देखिए एकदम उसकी स्पीड उसी समान है, जैसे जिस स्पीड से बॉल आई उसी स्पीड से बढ़ रही, ये रुकेगी नहीं, है ना, जब तक कि हम इस पर बाहरी कोई बल ना लगाएं। हम यहाँ पे खड़े होकर इसको रोकने का प्रयास ना करें जब तक कि गतिशील रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चिकनी सतह है, सतह के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही, घर्षण बल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे गतिशील रहेगी। लेकिन जब हम यही चीज खुरदुरी सतह पर कर रहे हैं तो देखिए थोड़े समय बाद ये बॉल रुक जाएगी, सतह के साथ इसका घर्षण होगा और खुरदुरी सतह पर इसका मान अधिक होने से बॉल जो है हमेशा गतिशील नहीं रहेगी, एक समय ऐसा आएगा कि वह रुक जाएगी। ऐसे ही अगला उदाहरण है बच्चों हथेलियों को रगड़ना, है ना, तो उष्मा पैदा होती है, हम लोग ठंड लगती तो हथेलियों को बार बार रगड़ते हैं ना, तो यह भी घर्षण बल का प्रभाव, हथेली गर्म हो जाती है। अगला दैनिक जीवन में घर्षण का उदाहरण बच्चों स्केटिंग जो होती है ना बच्चों, पैरों में चक्का वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगा के हम स्लिप होते हैं, मतलब बहुत स्पीड से भागते हैं। इसमें बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमको बैलेंस करना आना चाहिए। ये एकदम चिकनी सतह पे, हमेशा बर्फ़ वाले जो बर्फीले एरिया यहाँ बहुत होता है, और अब तो हम बहुत अच्छा बना के भी इसको अच्छे स्कूलों में इसके क्लासेस चलती हैं, और एकदम चिकना टाइल्स वाला फ्लोर करके हम स्केटिंग को करती हैं, भी एक प्रकार का खेल है। घर्षण के और प्रभाव हम देखते हैं बच्चों, ये देखिए जो खिलाड़ी रहते हैं, प्लेयर्स रहते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तरह तरह का खेल खेलते हैं, उनके जूते विशेष प्रकार के बने होते हैं ना, देखिए उनमें इस तरीके की घर्षण को करने के लिए यहाँ पे लगा दी जाती है। अगला है राइटिंग ऑन अ पेपर, किसी भी पेपर पे लिख पाना बच्चों इस तरीके से संभव घर्षण के कारण। इस तरीके से बच्चों जो फ्रिक्शन होता है हमेशा हेल्पफुल इन मैनी वेज, मतलब बहुत सारे रास्तों में, बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। दूसरा हमने आपको बताया था घर्षण गति विरोधी बल है और इसकी दिशा हमेशा विपरीत होती है ना। अब देखिए ये दोनों, ये लट्ठे को अपनी ओर खींच रहा है, ये लट्ठे को दूसरी ओर धकेल रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है। तो ये देखिए फोर्स जो खींचने के लिए लगा रहा है इस दिशा में, तो घर्षण किस दिशा में काम करेगा, उसकी विपरीत दिशा में काम करेगा ना। और इसमें देखिए ये आगे की ओर इसको पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है लट्ठे को, तो इसके डायरेक्शन मोशन किधर है, तो घर्षण किस तरफ काम कर रहा है, उसी व्यक्ति की तरफ। तो जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। घर्षण के कुछ हम और इफेक्ट देखते हैं बच्चों, कैसे इसका दैनिक जीवन में उदाहरण हम देख सकते हैं और क्या क्या काम करता है। तो ये जो घर्षण बल होता है, एक चित्र लोड नहीं हो रहा है क्या, फ्रिक्शन अपोज मोशन, ये गति का विरोध करता है। मैंने आपको बॉल बताया था चिकनी सतह पर क्या होती है, हमेशा रोलिंग में है ना, मूविंग रहती है, लेकिन खुरदुरी सतह पे क्या होती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि घर्षण काम करता है। ये उसी का चित्र है। जब हम
कोई भी अपना साइकिल या टू व्हीलर मोटरसाइकिल कुछ भी चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं बच्चों तो ब्रेक में जो लीवर होता है वो जमीन के साथ उसका संपर्क होता है और चलती हुई वस्तु को रोक देता है, गति को रोक देता है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं जो घर्षण बल होता है हमेशा गति विरोधी होता है, गति को रोकने का प्रयास करता है। ये था घर्षण बल। अब अगला हमारा तीसरा संपर्क बल है मैकेनिकल फोर्स। इसमें आप जान ही गए होंगे बच्चों कि दोनों फोर्स में अन्योन्य क्रिया होने के लिए दो सतहें आपस में संपर्क में ना, इसीलिए इनको हम कॉन्टेक्ट फोर्स भी कहते हैं। अब तीसरा है हमारा मैकेनिकल फोर्स जिसको हम यांत्रिक बल कहते हैं। वह बल होता है मैकेनिकल फोर्स जो मशीनों के द्वारा अप्लाई होता है। द फोर्स अप्लाइड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। किसी मशीन के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल यांत्रिक बल कहलाता है। बच्चों मशीनें स्वयं कभी भी किसी प्रकार का बल उत्पन्न नहीं करती। बल उत्पन्न करने के लिए उन्हें किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा लेनी पड़ती है। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक आदि के इंजनों द्वारा उत्पन्न बल यांत्रिक बल कहलाता है। क्रेन द्वारा, जल विद्युत संयंत्र में बच्चों जो टरबाइन घूमती हैं उनके द्वारा उत्पन्न बल भी यांत्रिक बल है। ये जो टरबाइन होता है इसका चित्र मैं भी आपको दिखाऊंगी बच्चों। ये टरबाइन जो होती हैं जल विद्युत संयंत्र में जल के बहाव से घूमती हैं और वायु का जो पवन चक्कियां होती हैं उनमें हवा के प्रभाव से घूमती हैं। कई बार कोयला की भाप से घूमती हैं। तो ये टरबाइन को घुमाना मतलब एक प्रकार का यांत्रिक कार्य होता है और जनरेटर के द्वारा जो विद्युत को कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। क्रेन द्वारा भारी वस्तुओं को उठाना, ये सभी उदाहरण बच्चों यांत्रिक बल के हैं। ये सभी बल संपर्क बल के उदाहरण हैं क्योंकि इनमें वस्तु और बल उत्पन्न करने वाले कारकों का संपर्क में आना बहुत जरूरी है, इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं टरबाइन। ये देखिए इसमें मैकेनिकल फोर्स किस तरीके से काम कर रहा है। बच्चों ये टरबाइन है ना, यह टरबाइन यहाँ पे पानी आ रहा है, देखिए पानी का फ्लो आ रहा है। इस फ्लो के कारण ये टरबाइन ऐसे से घूमती है और इसके घूमने से जो यांत्रिक कार्य होता है यह जनरेटर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये पानी हम झरने से भी ला सकते हैं और डैम से भी, देखिए ऊंचाई से डैम से पानी गिरता है और यहाँ पे जगह जगह टरबाइन लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे टरबाइन है ना, और वो घूमते हैं तो यांत्रिक कार्य होता है और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ये देखिए ये भी एक हमारा टरबाइन का जिफी है। देखिए इसमें आप देखिएगा कैसे घूमती है। टरबाइन को हम किसी भी तरीके से बच्चों घुमा सकते हैं ना। ये देखिए टरबाइन घूम रही, यांत्रिक कार्य हो रहा है और जो विद्युत पैदा हो रही है उससे बल्ब जल रहा है। हम टरबाइन को किसी भी उपकरण के द्वारा, पानी हो गया, हवा हो गई है ना, इस तरीके से घुमा सकते हैं। ये देखिए कुछ और हम आपको इसी प्रकार की टरबाइन को दिखा के आपको बताते हैं किस तरीके से टरबाइन काम करती है। अब देखिए स्टीम टरबाइन है ना, यहाँ पे टरबाइन किससे घूम रही है बच्चों, स्टीम से घूम रही है। ये देखिए स्टीम आ रही है, चाहे पानी की भाप से आए चाहे कोयले को जला के लाओ, ये स्टीम इस पे फ्लो हो रही है और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये टरबाइन घूम रहा है और ये हमारा जनरेटर है, यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ से हम विद्युत की सप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये टरबाइनों का घूमना बच्चों एक प्रकार का क्या है, यांत्रिक कार्य है। अब हम देखते हैं बच्चों मशीनों के द्वारा जो बड़े बड़े यंत्र होते हैं उनमें जो मशीनें लगी रहती हैं, जो इंजन होते हैं जो चलते हैं उनके, वह भी एक प्रकार के यांत्रिक कार्य करते हैं। तो आसपास आपके जितनी भी मशीनें होंगी बच्चों उनके द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक कार्य के अंतर्गत आएगा। देखिए ट्रैक्टर है ना, इससे जुताई भी होती है, हार्वेस्टर भी काम करता है फसल कटाई का। ये हमारी मिक्सी है, इससे हम बहुत सारी चीजें पीसते हैं। ये हमारी सिलाई मशीन है जो हमारे लिए कपड़े स्टिच करती है। इन सब की मशीनों के द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक बल के अंतर्गत होता है। ये देखिए क्रेन, मैंने आपको बताया था ना, क्रेन द्वारा सामान को उठाना, यह भी किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, यांत्रिक कार्य। बड़ी बड़ी देखिए सामान ढोने के काम आता है ना, पूरे बड़े बड़े कार्टून को, बड़े बड़े बॉक्स को उठा उठा के ले जाता हम अपने हाथों से, जिसको नहीं कर सकते मस्कुलर फोर्स से, उन कार्यों को हम क्रेन द्वारा करते हैं। और इसी में अगर हम बहुत बड़ा चुंबक लगा देंगे बच्चों, चुंबकीय क्रेन बना देंगे और जहाँ पे पूरा कबाड़ इकट्ठा रहता है, बहुत सारे, जहाँ हम घुस नहीं सकते, हमारे हाथ पैरों में लग सकता है, वहाँ चुंबकीय क्रेन को डाल देते हैं और पूरे चुंबक में लोहे की जितने भी वेस्ट मटेरियल कचरा होता है चिपक जाता है और बार बार डाल के हम वेस्ट मटेरियल से लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं के वेस्ट मटेरियल को अलग कर देते हैं। वो हमने पढ़ा है, वह विधि चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। तो ये क्रेन का बहुत ज्यादा उपयोग है बच्चों और ये यांत्रिक बल के द्वारा कार्य करती है। इनके द्वारा लगाया गया बल मैकेनिकल फोर्स या यांत्रिक बल कहलाता है। अब हम अपने अगले बल की ओर चलते हैं, चुंबकीय बल जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं है बल और कारक के बीच। देखिए
देखिए उसको भी हम पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर आरोपित बल चुंबकीय बल कहलाता है। इस बल में वस्तु का प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है, इस कारण इस बल को नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। देखिए चुंबक को हम जानते हैं बच्चों, लोहे की वस्तुएं आसपास रखी, लोहे से बनी, और हम चुंबक को लाते हैं ना तो उछल के पास आ जाती सड़क के और उससे चिपक जाती। इसमें हम चुंबक को वहाँ छुआना जरूरी नहीं है। अगर उसमें पावर ज़्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, तो थोड़ी दूर की भी लोहे की बनी वस्तु उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें संपर्क में लाना जरूरी नहीं है। तो सिर्फ लोहे की बनी वस्तुओं को चुंबक अट्रैक्ट नहीं करता बच्चों, यह चुंबक को भी अट्रैक्ट और रिपेल करता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक चुंबक के सामने दूसरा चुंबक लाया, और रेड कलर क्या बता रहा है बच्चों, दोनों सेम ध्रुव को बता रहा है ना, एक जैसे चुंबकीय ध्रुव हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हमने पढ़ा है समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। तो समान जो चुंबकीय ध्रुव हैं यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान जो ध्रुव होंगे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ समान ध्रुव हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो चुंबकीय बल बच्चों इस तरीके से आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होता है। ये देखिए दूर से ही लोहे की पिन चुंबक से अटैच हो गई, अट्रैक्ट हो रही है, तो यह चुंबकीय बल का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हमने आपको बता दिया कि चुंबकीय बल दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ और चित्र हैं ये जिनसे हम इनको बता सकते हैं। अब दूसरा है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। जैसे चुंबक में मैंने बताया ना, चुंबकीय बल में कि जो वस्तु लोहे से बनी भी हो सकती है और चुंबक भी हो सकता, उसी प्रकार से कोई आवेशित वस्तु हो गई, चाहे वो घर्षण से हुई या प्रेरण द्वारा आवेशित हुई, कैसे भी हुई, अगर वो आवेशित वस्तु के सामने हम अन्य आवेशित वस्तु रखेंगे या कोई अनावेशित वस्तु रखेंगे, तो दोनों पर जो बल लगाया जाएगा वो स्थिर विद्युत बल लगेगा कहलाएगा। अनावेशित वस्तु को तो आवेशित वस्तु हमेशा अट्रैक्ट करेगी, लेकिन एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को अट्रैक्ट भी कर सकती, रिपेल भी। अगर दोनों में समान आवेश है तो रिपेल करेगी, और दोनों में अगर असमान आवेश है बच्चों तो अट्रैक्ट करेगी। इस तरीके से जो स्थिर विद्युत बल है बच्चों, यह भी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो ये जो बल है बच्चों, घर्षण या आवेशन के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। घर्षण से वस्तुओं के बीच समान आवेश उत्पन्न होने पर उनमें परस्पर प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश उत्पन्न होने का कारण उनमें परस्पर आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के इस बल को ही हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे हम इनके बहुत सारे दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं। जैसे आप सरसों के कुछ दानों को प्लास्टिक की एक प्लेट में रख दो और उनके रगड़ कर छोड़ो, है ना, रगड़ने से क्या होगा, घर्षण होगा और उनमें आवेश आ जाएगा। अब सरसों के दाने बच्चों सब एक ही जैसा आवेश आएगा, तो क्या करेंगे, आपस में समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन चूंकि प्लेट से वो चिपकेंगे। क्यों, क्योंकि प्लेट में कोई आवेश नहीं है, आवेश तो सरसों के दाने में है, तो सरसों का जो दाने का आवेश है वो प्लेट से चिपक जाएगा, प्लेट को अपनी ओर खींचेगा, प्लेट उससे चिपक जाएगी, लेकिन दाने आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि उनमें समान आवेश आ गया और उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी के कुछ और उदाहरण हैं बच्चों। जैसे आप लोग जानते हैं मोर पंख को जब आप लोग कॉपी में रखते हैं एकदम चिपके हुए रहता है, कुछ समय बाद आप देखोगे कि मोर के पंख की काड़ियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोर का पंख क्या होता है बच्चों, जो कॉपी के पेज होते हैं उसमें परस्पर उनमें क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण समान आवेश सारी काड़ी में आ जाता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं, और इसी प्रतिकर्षण के कारण मोर के पंख एक दूसरे से दूर हटते हैं। हमारे घर में प्लास्टिक की कंघी होती है, कॉम्ब होता है ना, पेन होती है, स्केल होती है, उन सबको भी जब बच्चों हम बाल में रगड़ते हैं उनमें आवेशन आ जाता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़ों को कॉम्ब
कॉम्ब है जो अपनी ओर, या स्केल है या पेन है प्लास्टिक की है जो अपनी ओर खींच लेती है। तो यह जो बल होता है बच्चों स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ये तो अभी अनावेशित वस्तुओं की बात हो रही ना, कॉम्ब है या स्केल है या पेन है घर्षण से आवेशित हो गई, लेकिन जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े अनावेशित है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ही होगा, आकर्षण होगा और वो कंघी की ओर चिपक जाएंगे। लेकिन अगर हम छड़ लें, एक समान छड़ लें और पहले हम सिर्फ एक छड़ को आवेशित करें, मान लीजिए अभी ये वाली जो छड़ हमने लटकाई हुई है इसको हमने रगड़ के आवेशित कर रखे हैं, और हम इसके सामने दूसरी छड़ लाएंगे जो अभी अनावेशित है। तो ये छड़ आवेशित है बच्चों, घर्षण से हमने रगड़ के इसको आवेशित कर दिया है, और ये वाली जो छड़ है अभी अनावेशित, इसको हमने रगड़ा नहीं। तो इन दोनों में क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा ना, स्थिर विद्युत बल पैदा हो गया। ये अनावेशित वस्तु, ये आवेशित, तो आकर्षण होगा। लेकिन जिस कपड़े से हमने इसको रगड़ा था उसी कपड़े से हम इस छड़ को भी रगड़ देंगे, तो छड़ चूंकि एक ही पदार्थ की बनी है बच्चों, तो दोनों में क्या हो जाएगा, समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और समान आवेश उत्पन्न होने के कारण ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, है ना, एक दूसरे को दूर भगाएंगी। तो यह क्या हो गया बच्चों, प्रतिकर्षण बल भी हो गया। तो इस तरीके से जो स्थिर विद्युत बल होता है बच्चों, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, और यह एक प्रकार का क्या है, संपर्क बल है ना, क्योंकि असंपर्क बल है, क्योंकि इसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं है, दूर से ही आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेते हैं। अब हम अपने अगले बल की ओर चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो खुद एक असंपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। द पुलिंग फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह एक प्रकार का असंपर्क बल है, क्योंकि यह तब भी काम करता है जब वस्तुएं आपस में संपर्क में न हो। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। समुद्र में ज्वार और भाटा का आना वह भी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वस्तुएं स्थिर अवस्था में रह पाती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उछाली गई हर वस्तु का नीचे की ओर गिरना, ऊंचाई से गिराई गई हर वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना आदि सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव होते हैं। अब बच्चों ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सदैव एक आकर्षण बल होता है, जबकि हमने पढ़ा था चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर रखी हर वस्तु बच्चों एक दूसरे की ओर एक बल लगाती है, लेकिन चूंकि वो बल का मान बहुत कम होता है, उनका वजन कम होता है, तो वो पता नहीं चलता। लेकिन हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हर वस्तु की तुलना में बहुत ज्यादा द्रव्यमान की है, इसीलिए उसके द्वारा आरोपित बल क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी पर स्थित हर वस्तु पर प्रभाव दिखता है, लेकिन पृथ्वी पर रखी, जैसे आपके घर में दो टेबल रखी है, आपकी दो किताब रखी है ना, हर दोनों किताब एक दूसरे पर बल लगा रही, हर वस्तु आपके घर की एक दूसरे पर बल लगा रही, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं होता क्योंकि इनमें इतना भार नहीं होता। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी का भार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसके द्वारा आरोपित बल हमको परिलक्षित होता है। इनको हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बच्चा पहले बॉल को क्या किया, हाथ से थोड़ा ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद यह वस्तु अपनी गति को जब उसकी कम हुई नीचे आने लगी, तो किस बल से बच्चों नीचे आ रही है, क्योंकि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जो बॉल है या कोई सामान है हमेशा ऊंचाई पर छोड़ोगे तब भी वो नीचे ही आएगी। ऐसे ही देखिए पेड़ से जितने भी फल हैं पक जाते हैं तो गिरते हैं तो कैसे होते हैं बच्चों, जमीन पर ही आते हैं। तो पेड़ से पके फल का जमीन पर गिरना किस बल का उदाहरण है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इसी तरीके से झरने के पानी का गिरना, झरना आप देखें बच्चों ऊंचाई से लगातार पानी नीचे की ओर ही गिरता है, तो झरने के पानी का गिरना भी बच्चों यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ऊंचाई से हम दो कागज को गिरा रहे हैं, है ना, बड़ा छोटा जो जिस भी आकार का हो, ज्यादा वजन कम वजन, वो हमेशा पृथ्वी की ओर ही गिरेंगे, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है। जो बल आरोपित करती है वही बल क्या कहलाता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। हम कुछ और चित्रों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये वाले जीफी में
पूरे जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, ये क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वृत्ति गति कर रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है बच्चों, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पूरा बल के प्रकार हो गए, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब हम कुछ हमारे स्वाकलन कर लेते हैं। आप लोग सोचिएगा, हम यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके प्रश्न दिखा रहे हैं, आप उनके उत्तर सोचिएगा और हम आपको तुरंत उनके उत्तर भी बताएंगे। अब बच्चों इसमें हमको क्या करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस प्रकार के बल के द्वारा कर रहे हैं वो हमको बताना है। पहला, चावल से भरा बोरा उठाना, तो किस प्रकार का बल लगेगा बच्चों इसमें? पेशीय बल। दूसरा, झरने के पानी का गिरना, तो हम जानते हैं ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु हमेशा नीचे की ओर गिरती है, तो इसमें आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। मच्छरदानी की रगड़ से शरीर के बालों का खड़ा होना, तो मच्छरदानी की रगड़ से शरीर के रोए में क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो यह होगा स्थिर विद्युत बल। वाहन के पहियों का घिसना, यह किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? घर्षण बल। बाल्टी का कुएं में गिरना, देखिए दो चीज होती है बच्चों, एक तो बाल्टी को हम कुएं में डालते हैं और दूसरा पानी भर के कुएं से बाल्टी को निकालते हैं, तो दोनों में किस प्रकार का बल काम करेगा आप सोच सकते हैं। तो बाल्टी का कुएं में गिरना बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, धड़धड़ाते नीचे जाती गिरने की सहायता से। और पानी से भरी बाल्टी को, है ना, बाहर निकालना, यह किसके अंतर्गत आएगा? मसल्स, है ना, मस्कुलर फोर्स, पेशी बल। हथेलियों को रगड़ना, हथेलियों को रगड़ते हैं तो क्या पैदा होती है? उष्मा, तो होगा घर्षण बल। चुंबक द्वारा कबाड़ में से लोहे के टुकड़े को अलग करना, यह किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? ये आएगा चुंबकीय बल के अंतर्गत। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से बल को पहचानने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, पहला चित्र में आप देखें टॉय कार है, ग्लास टेबल में रखी हुई, नीचे यू के आकार का ये जो दिख रहा है ना बच्चों, और एरो का चिन्ह बना है और ऊपर भी एरो का चिन्ह। तो आप ये देखिए इस चित्र में, ये जैसे जैसे एरो का चिन्ह मतलब इस ओर बढ़ रहा है, साथ साथ कार भी बढ़ रही है, और दोनों मतलब वस्तु और इस यू शेप की चीज के बीच ग्लास टॉप है, मतलब दोनों डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, फिर भी इसके आगे बढ़ने से ये टॉय कार आगे बढ़ रही है। और ऊपर लिखा है टॉय कार मेड ऑफ आयरन, मतलब ये टॉय कार किसकी बनी हुई? प्लास्टिक की नहीं, लोहे की बनी हुई। तब आप जान जाइए इसमें कौन सा बल काम कर रहा है। हाँ, इसमें चुंबकीय बल काम कर रहा है। अब दूसरा चित्र देखिए, कंघी के टुकड़े, जो कंघी है उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऊपर अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कॉम्ब को क्या किए हम? प्लास्टिक कॉम्ब है तो हम उसको रब करके हम उसको आवेशित कर लिए, चार्ज बॉडी बनाती, इसलिए ये क्या कर रही है? वस्तुओं को अपनी ओर खींच पा रही है। तो ये क्या हो गया बच्चों? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ना, तो ये हो गया स्थिर विद्युत बल। ये देखिए, ये पेड़ से एप्पल नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कौन सा बल होगा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। इस चित्र में देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या कर रहा है? रहट जो है देखिए पानी निकाल रहा है ना, गिरने की सहायता से कुएं में डालकर, तो ये पानी निकाल रहा है बच्चों, डाल नहीं रहा है अभी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पेशीय बल। अगला चित्र देखते हैं, ये देखिए ट्रैक्टर द्वारा, है ना, जुताई चल रही खेत की, तो ये कौन सा बल होगा? यांत्रिक बल। ये कॉपी और पेन की सहायता से कॉपी में लिखा जा रहा है, ये किस बल का उदाहरण है बच्चों? घर्षण बल। इस तरीके से बच्चों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज का पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।